Good morning, students. Today we are going to discuss about structures and bonding in carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है COOH. जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH एंड यहाँ पे जो COH ग्रुप है यही क्या कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है. कार्बोक्सिल भी बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक भी बोल सकते हैं. अब आप यहाँ देखिए इस ग्रुप के अंदर दो ग्रुप से ये बना हुआ है. एक तो इसमें यहाँ इसकी स्ट्रक्चर में देखिए C+OOH, जहाँ पे C+O ग्रुप जो है वो तो क्या कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप, और जो OH बॉन्ड है OH बॉन्ड से बॉन्डेड जो ये ग्रुप है OH दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. कार्बोनिल कार्बन एटम जो होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा है, डबल बॉन्डेड है. वो एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्डेड है और साथ में एक सिंगल बॉन्डेड है वो किसी अनदर ऑक्सीजन एटम से. यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्डेड है यानी O से डबल बॉन्डेड है. एक डबल बॉन्ड अगर इसके अंदर मौजूद है तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. कल मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर उसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है. अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन से बॉन्डेड सभी सिंगल बॉन्डेड एटम हैं यानी कि केवल सिंगल ही बॉन्ड है, वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. पर यहाँ देखिए आप इस केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और अगर एक डबल बॉन्ड है तो आप कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर दो डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं तो हम बोल सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है. तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है. ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं. एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इस जो R ग्रुप लगा हुआ है इसमें यानी एल्किल ग्रुप लगा हुआ होगा उससे हाइब्रिडाइज्ड होके उससे ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा. एक OH बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया है और यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, ओवरलैप कर लेगा. लेकिन एक ऑक्सीजन जो है यहाँ पे उसके पास भी क्या होगा, एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा. और इसी तरह से यहाँ पे sp2 कंडीशन है तो कार्बन पे भी एक pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है. तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया है. इधर देखिए आप, carboxylic carbon is sp2 hybridized and hence the carboxylic group has a planar structure with bond angles of approximately 120 degree. In a carboxylic group, the C double bond O bond length is shorter than the bond length between CO. अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ जो होगी वो CO से छोटी होगी ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको पिछली बार बताया था कि C डबल बॉन्ड O अगर बॉन्ड लेंथ है यानी कि इसके बीच में क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड बन गया. अगर एक पाई बॉन्ड है तो इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हाई हो जाएगी, ज़्यादा मजबूत बॉन्ड हो जाएगा, ये ज़्यादा पास रहेंगे और बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. One half-filled unhybridized p orbital of the carbon and unhybridized p orbital of the oxygen atom undergo sideways overlapping. और यहाँ पे sideways overlapping होगी. जो unhybridized p orbital दोनों पे ही है, कार्बन के ऊपर भी है और एक ऑक्सीजन के ऊपर भी है, तो दोनों के बीच में ही क्या हो जाएगी, sideways overlap बोल सकते हो या फिर आप उसे lateral overlapping भी बोल सकते हैं. यहाँ देखिए आप, ये इसकी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है RC डबल बॉन्ड OH. यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ही क्या हो जाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. तो इस वजह से यहाँ पे CO बॉन्ड जो है वो भी पोलर बॉन्ड है और OH बॉन्ड जो है वो भी पोलर बॉन्ड है यहाँ पे. अब हम इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं. रेजोनेंस जो होता है, आप पहले रेजोनेंस के लिए कंडीशंस ध्यान रखिए. रेजोनेंस के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि कोई भी डबल बॉन्ड या तो दो डबल बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे से ऑल्टरनेट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि एक डबल है फिर एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि एक डबल बॉन्ड और एक लॉन पेयर भी अगर ऑल्टरनेट फॉर्म में है
तो भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ यही कंडीशन हो रही है, ऑक्सीजन के ऊपर जो OH है इस ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है और जो C डबल बॉन्ड O के बीच में पाई बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, किस तरह से दिखाई हुई है। ये फर्स्ट हमारा फॉर्म जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सेकंड यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, इट्स मीन ऑक्सीजन की तरफ। और जो नेक्स्ट ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके ऊपर लॉन पेयर है और ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सेकेंड फॉर्म बनाई है और ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिखा दी है कि अगर बॉन्ड बन गया है तो फिर ऑक्सीजन ने अपना एक लॉन पेयर दे दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। फिर यहाँ पे जो थर्ड ऑक्सीजन जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर दो तरह के चार्ज आ रहे हैं, एक प्लस चार्ज आ रहा है, एक माइनस चार्ज आ रहा है। चार्ज डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे सबके ऊपर क्या है, सभी एटम देख लो, कार्बन देख लो, ऑक्सीजन देख लो और ये वाला ऑक्सीजन देख लो OH वाला, सब में ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इनमें हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एक पोलर ही होता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से आप ये बता सकते हो। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल स्टेट के ऊपर। लोअर मेंबर्स जो होंगे वो कलरलेस लिक्विड होंगे विद पंजेंट स्मेल, और C4 से C9 तक की जो होंगी वो होंगी ऑयली लिक्विड्स और इनमें कैसी गंध आएगी, गॉड बटर जैसी। और जो हायर मेंबर्स होंगे C10 ऑनवर्ड, C10 से आगे वाले वो कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, वैक्सी सॉलिड्स होंगे। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीन क्या होता है, बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है। यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और डाइमर्स की फॉर्म में रहते हैं। डाइमर्स किसे बोलते हैं, पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही हम डाइमर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंधित है और एक डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है वो किससे एसोसिएटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएटेड है। कैसे, अब यहाँ देखिए आप, हम आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एस अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कि सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट की हैसियत से उनसे हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एसिटिक एसिड है उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 प्रोपेनॉल जो होता है उसका होता है 97 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दोनों के ही मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर होते हैं 60.1। इसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड और 1 पेंटेनॉल जो होते हैं उन दोनों के भी सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट है 88.1, पर ब्यूटेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 163 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 पेंटेनॉल का होता है 137 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीज़न हम क्या बता सकते हैं, यही बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड से बॉन्डेड हैं और डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और एल्कोहल्स के जो टू मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ROH जो है केवल उसके अंदर क्या है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाती है और इसके अंदर दो हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे इसका C डबल बॉन्ड O वाला जो ऑक्सीजन है वो भी दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। यहाँ पे इस तरह से एक ही मॉलिक्यूल जो है वो दो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाता है। तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इनके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि डाइमर्स की फॉर्म में रहता है। इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर देन अल्कोहल से ज़्यादा हो जाता है विद सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट। अब हम आ जाते हैं, देखिए एक चीज़ और है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वैसे वैसे इंक्रीज़ भी होता चला जाएगा। अब हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर।
जो लोअर मेंबर्स होते हैं दैट जैसे कि C1 से C4 तक के जो मेंबर्स होते हैं वो मोर सोल्यूबल इन वाटर होंगे. वाई? दिस इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल. क्योंकि जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप की वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी ज़्यादा होती है. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर soluble in water than alcohols, ethers, aldehydes और ketones of comparable molecular weight. जैसे जैसे molecular weight इनका इंक्रीज होता जाएगा, चैन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही इनकी solubility जो है वाटर में डिक्रीज होती जाएगा. इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न आप बता सकते हैं बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इट कंसिस्ट टू डिफरेंट पोलैरिटीज़. दो पोलैरिटीज़ इसमें पाई जाती है. एक तो इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है जो कि पोलर हाइड्रोफिलिक है और एक नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन वाली चेन वाला पार्ट पाया जाता है. तो जब छोटे रहते हैं लोअर मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है वाटर के साथ सॉल्यूबल होने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ ज़्यादा हो पाती है. लेकिन जैसे जैसे चैन बढ़ती जाती है तो वहाँ पे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चैन जो होती है वो डोमिनेट हो जाती है, क्योंकि उसका फैक्टर क्या है, उसका फैक्टर है कि वो वाटर की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करेगी यानी कि घटाएगी. और जो कार्बोनिल ग्रुप जो है हाइड्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप है वो वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगा. तो जैसे जैसे चैन लंबी होती जाएगी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक जो हाइड्रोकार्बन चैन है उसका इफेक्ट डोमिनेट होता चला जाता है. तो इसी वजह से जो हायर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, यानी पार्टली सॉल्युबल हो पाते हैं. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ. कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पे कुछ प्रतिस्थापी ग्रुप लगे हुए सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो उनका अम्ल की अम्लता पे, अम्ल सामर्थ्य पे, एसिड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसे वाटर में डालने पर आयोनाइज हो जाता है. वो किसके फॉर्म में, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है RCO नेगेटिव और एक बनता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H2O प्लस. इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए किस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किया हमने RCO नेगेटिव H3O प्लस अपॉन RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड और साथ में वाटर आ जाता है. अब यहाँ पे H2O अगर हम कर देते हैं, ये जो K है वो तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन अगर हमने H2O अगर हम उधर ले गए तो H2O को हम वाटर जो होता है वो यहाँ पे एक्सेस में होता है तो हम उसे H2O को उधर ले जा सकते हैं और उसे Ka लिख देंगे. और Ka जो होता है वो क्या कहलाता है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है. और ये Ka जो है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेजरिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को मापने के लिए Ka बहुत ही यूजफुल है. अब हम देखते हैं pKa क्या होता है. pKa क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, यानी pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka होता है. और ये भी एसिड स्ट्रेंथ के लिए एक मेजरमेंट है. जिस एसिड के लिए pKa की वैल्यू जितनी कम होती है वो मोर एसिडिक होगा और जिसके लिए pKa की वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना ही कम एसिडिक होगा. यहाँ देखिए अब एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड है CH3COH को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं. इसे हमने डिसोसिएट कर लिया है वाटर में डालने पे CH3CO माइनस H3O प्लस. इसी तरह से फिर हमने यहाँ के लिए Ka निकाल लिया है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 1.74 इंटू 10⁻⁵ और pKa की वैल्यू हो जाती है 4.76. ज़्यादातर जो भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनके लिए pKa की वैल्यू 4 to 5 की रेंज में ही होती है. तो pKa की वैल्यू 4 to 5 की रेंज में है तो इस वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड ही होते हैं क्योंकि इसकी रेंज 4 to 5 है. अगर इनकी रेंज 1 to 2 के बीच में होती तो ये ज़्यादा मोर एसिडिक होते. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है. यहाँ आपको वैल्यूज़ दिखाई होगी pKa की. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एसिड आते हैं आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने के साथ साथ इन एसिड्स की एसिडिटी डिक्रीज होती जाती है. इट्स मीन pKa वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस होती जाएगी. pKa वैल्यू जो है वो क्या है, इंक्रीज होती जाएगी. जैसे यहाँ पे फर्स्ट एसिड आता है हमारा मैथेनोइक एसिड, कॉमन नेम ऑफ इट इज़ फॉर्मिक एसिड. इसके लिए pKa की वैल्यू होती है 3.75, एथेनोइक एसिड की 4.74, प्रोपेनोइक एसिड की 4.87. जैसे जैसे आप देखोगे ये इंक्रीज़ होती जा रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो. तो इसका मीन क्या है कि जैसे जैसे और
अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट दिखाए हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग अभी हम सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट और देखेंगे। अभी तो आपको नॉर्मल आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी pKa की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके अलावा और भी उसका हम इफेक्ट देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है उसको समझाने के लिए, एसिडिक नेचर को समझाने के दो रीजन दिए गए हैं। फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप शो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज। देखिए रेजोनेंस के बाद ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वह अनस्टेबल होता है, तो इस वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन से क्या कर लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है और प्रोटॉन को H+ की फॉर्म में अलग कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये RCO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बोक्सिलेट बनने में, वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी किसकी टेंडेंसी में होती है, कार्बोक्सिलेट एनाइन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे यही दिखाया गया है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, इससे कार्बोक्सिलेट एनाइन बन गया है और ये जो कार्बोक्सिलेट एनाइन जो बना है वो रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबिलाइज्ड हो जाता है। और जो कार्बोक्सिलेट एनाइन के अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये ब्रैकेट में दिखाई हुई है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है बिकॉज दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसी हैं और इनमें क्या है, चार्ज सेपरेशन इस तरह से नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव ही चार्ज और बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में। ये यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड का फॉर्म दिखाया गया है कार्बोक्सिलेट एनाइन का। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सब्स्टिट्यूएंट की सब्स्टिट्यूएंट्स का कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है कि अगर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COH से जिस कार्बन से अटैच यानी अल्फा कार्बन जो होगा उस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे होंगे उससे एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा। अगर सपोज कि उस अल्फा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप है, लाइक एस नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो इनसे क्या होगा कि एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। एसिड स्ट्रेंथ इसलिए इंक्रीज़ होगी क्योंकि फिर क्या हो जाएगा कि OH बॉन्ड जो होता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो और वीक हो जाता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्टिंग डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो जाएगी, ऑक्सीजन से R वाले ग्रुप की तरफ जाएगी, तो OH बॉन्ड जो है वो वीक होने की वजह से H+ यहाँ से ईजिली निकल जाएगा। यही कारण है कि जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड होते हैं वो पैरा टॉलुइक एसिड की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, क्योंकि पैरा नाइट्रोबेंजोइक में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और पैरा टॉलुइक एसिड के अंदर मैथिल ग्रुप लगा हुआ होता है पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। दोनों में pKa में आपको अंतर दिख जाएगा। यहाँ पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड हैज़ एन इलेक्ट्रो, अब इसका रीज़न बताया गया है कि वाई पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन पैरा टॉलुइक एसिड, बिकॉज द पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड हैज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो सब्सटीट्यूएंट while the पैरा टॉलुइक एसिड हैज़ एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग methyl substituent. The nitro group has a larger effect in ortho and para position than in meta position. जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बजाय मेटा पोजीशन के। यहाँ ये पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है और ये पैरा टॉलुइक एसिड है, दोनों की एसिड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन करने पर हम क्या पाते हैं, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो होता है वो मोर स्टेबल एंड मोर एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है बजाय मोर पैरा टॉलुइक एसिड की तुलना में। और ये हम किससे बता सकते हैं, इनके pK वैल्यू को देख के बता सकते हैं। और रीज़न अगर आपको बताना है तो इलेक्ट्रॉन सब्सटीट्यूटिंग जो ग्रुप है इनकी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी आप कंपेयर करके बता सकते हैं। यही कारण है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की अगर हम तुलना करते हैं तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो
मोर एसिडिक होता है बजाय एसिटिक एसिड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH है, वहाँ से मैथिल ग्रुप लगा हुआ है इन एसिटिक एसिड, और मैथिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज, और जबकि फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैंने पहले ही बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियर द कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीजेज इट्स pKa वैल्यू, मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट डिपेंड on its distance from the carbonyl group of a carboxylic acid. The higher electronegative substituent on the alpha carbon atom further increases the acidity of carboxylic acid by the inductive effect. अब यहाँ आप ये केस देखिए, यहाँ पे अल्फा कार्बन, सब में कार्बन ही है। अब इस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट हमें देखना है। अगर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी pKa की वैल्यू और भी कम होगी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, फिर यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, आयोडो ग्रुप लगा है, और फिर यहाँ पे एसिटिक एसिड है। तो -I ग्रुप वाली जो अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो उनकी वजह से एसिड स्ट्रेंथ इनकी बढ़ जाती है। इसी तरह से अब आप ये देखिए, यहाँ ये केस था कि यहाँ पे अल्फा ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, बट ये डिफरेंट हैलोजन ग्रुप थे जिनका डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। अब हमने यहाँ देखा है, यहाँ पे क्लोरो ही ग्रुप लगे हुए हैं पर उनका नंबर चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे ट्राई क्लोरो है, फिर डाई क्लोरो है, फिर ये मोनोक्लोरो है। तो 3 क्लोरीन ग्रुप का इफेक्ट ज़्यादा होगा बजाय 2 क्लोरो ग्रुप के, और इसके बजाय 1 क्लोरो ग्रुप के। तो pKa वैल्यू जैसे जैसे देखिए यहाँ पे 0.64 हो जाती है अगर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में, फिर डाई क्लोरो एसिटिक एसिड में pKa वैल्यू 1.26 है, मोनोक्लोरो में 2.86 है, और नॉर्मल एसिटिक एसिड के अंदर pKa की वैल्यू 4.74 होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके लिए pKa की वैल्यू 4 to 5 होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं किसकी तुलना में? अल्कोहल की तुलना में, और अल्कोहल का pKa वैल्यू होता है 16 to 18। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बोक्सिलेट एनायन थ्रू रेजोनेंस एंड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। हम इसे दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो कार्बोक्सिलेट एनायन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, जो कि ये प्रोसेस अल्कोहल के अंदर नहीं पाई जाती है। और इसके अलावा कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका भी कैसा नेचर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस पे लगा हुआ है इस OH हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, तो क्या हो जाता है कि ये मोर एसिडिक हो जाता है। जबकि अल्कोहल के अंदर भी क्या होता है? OH ग्रुप ही होता है, और वहाँ से भी OH बॉन्ड का ब्रेक होकर H+ ही हटना है। ऐसे ही एसिड के अंदर भी OH बॉन्ड का ही ब्रेक होकर H+ का हटना है। बट यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप और लगा हुआ है, ये OH जो है वो कार्बोनिल ग्रुप से और एसोसिएटेड है, और CO ग्रुप जो होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है उसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की देखा है, इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आज हमने पढ़ा है। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है। आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों, बी सेफ एट योर होम।